वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विथ नीम। और आज हम बीएस नर्सिंग का 2022 वाला पास्ट पेपर सोल्व करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि 2022 में सिलेबस क्या था और 2025 में कुछ और है, मगर 2022 में सिलेबस क्या था उसमें हम केमिस्ट्री के सवाल सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर केमिस्ट्री के वो सवाल मैं सोल्व करूँगा जो करंट सिलेबस आपके पास जो न्यू बुक है उससे रिलेट करेंगे। तो यहाँ पर 30 एमसीक्यूज थे 2022 में केमिस्ट्री की, मैंने यहाँ से निकाल के 22 एमसीक्यूज निकाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जो 2022 में इंग्लिश के 10 सवाल थे, ठीक है। बाकी आपके पास हैं फिजिक्स, बायो एंड केमिस्ट्री। तो बाकी आपके पास है 90 क्वेश्चन बनते हैं, तो 30 फिजिक्स के थे और 30 बायो एंड 30 केमिस्ट्री। जब हम इसको प्लस करते हैं तो आपके पास टोटल जो है वो 100 एमसीक्यूज बन जाते हैं। तो 2022 के पेपर के हवाले से आपका सिलेबस ये रहा था। तो ये आपके पास सिलेबस था। तो 30 यहाँ पर आपके पास केमिस्ट्री के सवाल थे, तो यहाँ पर मैंने निकाल के 22 एमसीक्यूज आपको यहाँ पर मैं आज करवाने वाला हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो इस पेपर में केमिस्ट्री के पेपर में जो उसने इंग्लिश यूज़ की है, मतलब जो इंग्लिश, जाहिर सी बात है ना, ये इंग्लिश में सारे सवाल आए हुए हैं, मीडियम ऑफ लैंग्वेज तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश थोड़ी सी इसने हार्ड यूज़ की है। पेपर तो इतना हार्ड नहीं है, मगर इसने इंग्लिश जो है वो हार्ड यूज़ की है। और वो स्टूडेंट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि आने वाली जो वीडियोज़ है, ये 2022 वाला पेपर है, 2023 वाला भी करूँगा मैं, ठीक है, और 24 वाला भी करूँगा, 25 वाला भी करूँगा। और उसके अलावा जो भी यहाँ पर अपडेट आती रहेगी मैं यहाँ पर आपको वीडियो बना के भेज दूँगा। तो वो स्टूडेंट जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। क्वेश्चन नंबर 1 है अकॉर्डिंग टू डैश लॉ। अब यहाँ पर लॉ पूछ रहा है कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है गैस लॉ है, बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ या एवोगैड्रो लॉ। तो वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, अब देखो ये वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर जो आपके पास है वो कांस्टेंट है, उसको हम क्या कहते हैं? तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी जवाब बिल्कुल सही है। The attractive forces that holds two hydrogen bonded molecule together। तो अट्रैक्टिव फोर्स दैट होल्ड्स टू हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल, मतलब आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल होते हैं, तो वो क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल फोर्स, अमाइन बॉन्डिंग या केमिकल, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 2 का आपके पास ए जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है हीट इवोल्ड आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड, डिपेंड नहीं करती किस पे? अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस, टेम्परेचर, फिजिकल स्टेट या प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करती। 3 का आपके पास है डी जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है द टर्म एक्टिव मास मीन्स डैश इन द टर्म्स ऑफ मोल पर डीएम क्यूब। मोल्स होगा, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम या मास। तो एक्टिव मास आपके पास जो होता है वो असल में मीन्स आपके पास कंसंट्रेशन होती है, और कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पर मोल पर डीएम क्यूब है। तो 4 का आपके पास है बी जवाब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो क्या होता है? लीच चेस्टर्स प्रिंसिपल, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ मास एक्शन। तो 5 का आपके पास है डी होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन। उसके बाद 6 है, अब इसकी इंग्लिश जो है वो थोड़ी सी मुश्किल है, बाकी सवाल बिल्कुल सिंपल है। द लोवेस्ट होल नंबर रेशो, मतलब जो आपके पास लोवेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एलिमेंट, मतलब जो रेशो है वो सिंपल होता है, किस में होता है? फार्मूला, मालिकुलर फार्मूला, यूनिट में एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखो मिसाल के तौर पर बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 है, उसका रेशो निकालते हैं 6:6 है। जब हम इसको करते हैं ना कि इसको सिंपल फॉर्म में लेके आओ, तो ये आपके पास 1:1, तो ये आपके पास बेंजीन का आपके पास ये था मालिकुलर फार्मूला, ठीक है। तो इसको सिंपल फार्मूला भी कह सकते हैं। अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये हो जाता है तो ये आपके पास सिंपल रेशियो होता है, तो ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो यहाँ पर इसका आपके पास डी ऑप्शन है। 7 है 1 ग्राम मालिकुलर मास इज पजेस्ड बाय। अब 1 ग्राम मालिकुलर मास इज पजेस्ड बाय किस में होगा? अब देखो यहाँ पर मालिकुलर मास है, यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड दोनों आपके पास कोवेलेंट, तो दोनों गलत हैं। कार्बन भी छोड़ दो आपके पास। यहाँ पर 1 मोल ऑफ वाटर, तो ये आपके पास जो मालिकुलर मास जो है ना वो वाटर का होगा, क्योंकि वाटर आपके पास जो है वो कोवेलेंट मालिक्यूल है, ये आयोनिक है ना। तो 7 का आपके पास है डी जवाब होगा। उसके बाद 8 है 6.02 इंटू 10⁻23 मालिक्यूल्स
ऑफ वाटर आर इक्विवेलेंट टू। अब यहाँ पर देखें 1 ग्राम मालिकुलर फार्मूला ऑफ वाटर किसका होगा। तो यहाँ पर आपके पास अगेन ये मालिक्यूल पूछ रहा है। दूसरी बात यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास मालिक्यूल्स ऑफ वाटर पूछ रहा है। तो मालिक्यूल्स ऑफ वाटर आपको याद रखना कि जो है ना वो 18 ग्राम होते हैं एक मोल में, 18 ग्राम होते हैं एक मोल में, और उसमें होते हैं पार्टिकल 6.02 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पर आपके पास है या फार्मूला ऑफ वाटर होगा 8 का आपके पास ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है अल्कली मेटल दैट इज एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट मोस्ट विगोरसली विथ कोल्ड वाटर इट, वो कौन सा होगा। लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। अब पहली बात देखो यहाँ पर पूछ रहा है आपके पास है अल्कली मेटल, तो ये कैल्शियम तो चला गया क्योंकि अल्कलाइन, बाकी ये बचा एक आपके पास लिथियम में, फिर सोडियम में, फिर पोटाशियम। याद रखना डाउन द ग्रुप जैसे हम आते हैं रिएक्टिविटी बढ़ती है, तो आप कहेंगे सर सोडियम होना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट स्टूडेंट को सोडियम याद होता है, उनको आता है, मगर याद रखना यहाँ पर पोटाशियम होगा, पोटेशियम ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो 9 का आपके पास ये पोटाशियम हो गया, सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटेड बाय एम शेल। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एम शेल में वो कितने होते हैं। अब देखो पहला आपके पास के शेल, फिर एल, फिर एम शेल। अब एम आपके पास थर्ड शेल है। अब इलेक्ट्रॉन निकालने का फार्मूला क्या है 2n स्क्वायर। तो n यहाँ पर आपके पास हो गया 3, इसका कर दो स्क्वायर, तो यहाँ पर 2, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो डी जवाब बिल्कुल सही है। तो 10 का आपके पास है डी जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू बिकम नेगेटिव आयन कैन बी बेस्ट मेजर। ये डेफिनेशन पूछ रहा है घुमा फिरा के। तो जब नेगेटिव आयन होता है मतलब यहाँ पर आपके पास N9 बनेगा, तो वो क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पर आपके पास बनेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और दूसरा आपके पास है प्रेजेंस ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन। फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, आयनिक बॉन्ड में, मेटेलिक बॉन्ड में, कोवलेंट या रेटर। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास मेटेलिक बॉन्ड में होता है। तो टेलोक आपके पास बी ऑप्शन है। फेनोमेना ऑफ एलोट्रॉपी इज ए पार्टिकुलरली शोन बाय। अब देखो एलोट्रॉपी पूछ रहा है। अब यहाँ पर सारे पेयर्स में ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन एंड सोडियम, हीलियम एंड हाइड्रोजन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। अब देखो एलोट्रॉपी होता क्या है, एक ऐसा एटम या एलिमेंट जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म हो। मिसाल के तौर पर कार्बन है, कार्बन जो है ना वो डायमंड में भी मिलता है, ठीक है। और दूसरा आपके पास है ये ग्रेफाइट में भी मिलता है, ठीक है। और तीसरा आपके पास ये बकी बाल, मतलब कोई ऐसा एटम या एलिमेंट हो जिसकी 2 या 2 से ज़्यादा फॉर्म, उसको हम कहेंगे एलोट्रॉपी। तो ऑक्सीजन की एलोट्रॉपी होती है, ऑक्सीजन मालिक्यूल आ गया, O3 भी आ गया, ये एलोट्रॉपी हो गई। सल्फर, सल्फर अल्फा सल्फर और बीटा सल्फर भी होता है, तो ये सही है। कार्बन की ये देखो मैंने निकाल के दिखाई है आपको, सोडियम की नहीं होती, तो ये पेयर गलत है। वैसे कार्बन का होता है, सोडियम का नहीं होता, तो ये दोनों गलत हैं। तो आपके पास 13 का ए जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद 14 है फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज टाइपिकली एंड प्रीडोमिनेटली डिपेंडेंट ऑन। फिजिकल प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करती है किस पे, सरफेस एरिया ऑफ मैटर। अब कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है आपको। अब देखो यहाँ पर मैं आपको कहूँ चाय है मेरे पास, चाय जो है ना वो कप में भी पड़ी है और सॉसर में भी पड़ी है, और जो सासर वाली जो चाय हुई ना वो ठंडी जल्दी होगी एज कम्पेयर टू जो कप में, क्योंकि कप में सरफेस एरिया कम है, सासर में ज़्यादा है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया जो है वो एवापोरेशन जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एवापोरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है। तो 14 का ए जवाब है। मास पर यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस है। अब देखो मास पर यूनिट ऑफ सब्सटेंस मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, वो होता है आपके पास डेंसिटी। तो वेपर प्रेशर भी नहीं है, सरफेस टेंशन भी नहीं है, वेट भी नहीं है, डेंसिटी आपके पास हो गया। तो 15 का आपके पास है डी जवाब बिल्कुल सही। 16 है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज पार्टिकुलरली लिमिटेड बाय। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो लिमिटेड होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, एवापोरेशन एंड वेपर प्रेशर, टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर, साइज एंड काइनेटिक एनर्जी। अब देखो साइज पे भी डिपेंड करता है ना, लिमिट होती है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, तो कम होगी या ज़्यादा तो उस पर ये लिमिट करता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का आपके पास डी जवाब होगा। 17 है एट कांस्टेंट प्रेशर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ गैस इज डिपेंडेंट ऑन। प्रेशर ऑफ गैस
एटमॉस्फेयर प्रेशर, मोबिलिटी ऑफ गैस, डिफ्यूजन रेट। तो ये आपके पास जो है ना प्रेशर अप्लाइड ऑन गैस है, जो कांस्टेंट प्रेशर होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर अप्लाइड। तो 17 का आपके पास ये जवाब है। उसके बाद 18 है सॉल्यूट प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी बेस्ट गवर्नड बाय मेजरिंग ऑफ। अब सॉल्यूट और सॉल्यूशन का यहाँ पर जो है ना वो प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो उसको हम कैसे बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं। मोलारिटी भी होता है, मोलारिटी भी है, कंसंट्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शन। अब याद रखो ये जो कंसंट्रेशन है ये मेन यूनिट होता है और मोलारिटी इसका यूनिट है। मोलारिटी और मोलारिटी दोनों इसके, पार्शियल फ्रैक्शन भी यही है। तो मेन आपका जो है ना सॉल्यूट और सॉल्यूशन को सिंपली अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन होता है। तो 18 का सी जवाब है। 19 है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ सब्सटेंस इज प्रीडोमिनेंटली अफेक्टेड बाय। अब सॉल्युबिलिटी आपके पास जो है अफेक्टेड करती है किससे, प्रेशर, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, सरफेस एरिया। तो सॉल्युबिलिटी आपके पास जो है टेम्परेचर पे फैक्टर करती है। तो 19 का सी मैंने पहले ही कहा था, इसकी इंग्लिश जो है ना वो थोड़ी बहुत मुश्किल है, बाकी जो है ना सवाल इतने हार्ड नहीं है, मगर उसको चाहिए था पेपर की जो इंग्लिश है वो थोड़ी इजी करनी चाहिए थी। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी कंपेयर्ड विद न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन। तो अब ये इसका जवाब क्या होगा, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, रेट ऑफ फॉरवर्डेशन, रेट ऑफ बैकवर्डेशन, इसका होगा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तो 20 का आपके पास डी जवाब है। 21 है एक्टिव मास ऑफ अ प्योर सब्सटेंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, नेगेटिव। तो एक्टिव मास आपके पास हमेशा इक्वल टू 1 होगा। 21 का ए जवाब बिल्कुल सही है। और 22 है इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर जनरली एसोसिएटेड। जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं और उसकी प्रॉपर्टी बतानी है। मॉडरेट वैल्यू ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लार्ज वैल्यू ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, स्मॉल वैल्यू। तो ये आपके पास जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो लार्ज वैल्यू होती है। तो 22 का आपके पास बी जवाब है। तो ये आपके पास था 2022 वाला, ये ओल्ड बुक में से था। उसके बाद 2023 वाला, 2024 वाला और 2025 वाला। ये जो वीडियोस में है उनमें जो केमिस्ट्री पोर्शन होगा वो मैं आपको बनाऊंगा। और वो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और दूसरी बात, तो 2022 वाला जो केमिस्ट्री का पेपर है उसमें इंग्लिश थोड़ी बहुत ज़्यादा हार्ड थी, तो मतलब पेपर जो है वो इजी बनाना चाहिए था, मगर उन्होंने बनाया नहीं। बाकी जो 23, 24, 25 वाले हैं उनकी जो इंग्लिश है केमिस्ट्री में जो यूज़ की गई है वो ईजी है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत है नहीं है। और मैं आपको बताऊँगा अब जो है ना 2026 में उन्होंने जो सिलेबस दिया है वो भी मैं आपको बताऊँगा।